Okay, my dear student, in this part 4, I am going to tell you some other tests and statistics for procedure of using T distribution. Student T distribution से related कुछ और टेस्ट हैं और चूंकि आप Z टेस्ट पढ़ चुके हैं लिहाजा now it is very much easy for you, इसीलिए मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में Z टेस्ट के फौरन बाद T टेस्ट पढ़ाया है क्योंकि Z टेस्ट और T टेस्ट के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटी है। इसके बाद वाले जो टेस्ट आएंगे यकीनन उनमें थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन टेक्निकल होंगे, लेकिन इतने टेक्निकल नहीं होंगे कि आप उन्हें कर ना सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर टू एवरेजेस टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो डू यू रिमेंबर समथिंग रिलेटेड टू टू एवरेजेस जी टेस्ट? तो टू एवरेजेस जी टेस्ट के अंदर नल हाइपोथेसिस क्या बनती थी? यकीनन नल हाइपोथेसिस कुछ इसी तरह की बनती थी, μ1 इज इक्वल टू μ2, जिससे हम हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस बनाते थे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद है, मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, उनको देख लें आप, तो आपको मिल जाएगा उसमें। अच्छा, इसी के एच ए में लिखता हूँ, मैं लेस देन या ग्रेटर देन लिख सकता था, लेकिन डेलिबरेटली आई एम यूजिंग नॉट इक्वल टू, ताकि मैं आपको टेक्निकल मोस्ट प्रोसीजर बता दूं तो वन टेल टेस्ट आप आसानी से कर सकेंगे। ये टू टेल टेस्ट मैं यहाँ पर परसू करूंगा। एच नॉट और एच ए मैंने आपको बता दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है, वो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 होता है। क्रिटिकल रीजन और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसके लिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जब भी टू एवरेजेस टी टेस्ट की बात होगी तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज करेंगे वो ये वाली टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी। बुक के अंदर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो और मेरा वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यकीनन थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा डिफर किया है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर ये सैम्पल वेरिएंसेस इनकी वैल्यूज क्लोजर हों तो किसी हद तक वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी काम करते हैं, जो कि अनइक्वल सैम्पल वेरिएंसेस में करते हैं। यकीनन ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ ये देख लें ऑन द होल, ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग z इट इज रिटन t, और उसका x1 बार माइनस x2 बार बिल्कुल z में ऐसे ही होता था, μ1 माइनस μ2 बिल्कुल ऐसे ही होता था। अंडर रूट के अंदर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 होता था z में। यहाँ पर s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली। दीज टू वेरिएंसेस आर द सैंपल वेरिएंसेस ऑफ सैंपल नंबर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो क्रिटिकल रीजन है, जिसकी बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई, वो क्रिटिकल रीजन यकीनन ये टू सैंपल टी टेस्ट है, तो हम जो क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे वो एक्सेप्टेंस के ऊपर करेंगे और हम बाउंड डिफाइन करेंगे माइनस और प्लस वैल्यूज का। वो बाउंड इस तरह से टेबल में से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अब n1 अब n की जगह n1 और n2 दोनों हो गए, तो ऐसी सूरत में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो निकलेगा वो n1 प्लस n2 माइनस 2 के फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है। स्टिल इफ समवन हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, तो आप मुझे सिर्फ वो रिकॉल करें कि पिछला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिंगल सैंपल के लिए क्या था। यकीनन आप कहेंगे n माइनस 1, ऐसा ही है ना? तो n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, जरा इसको सॉल्व करके देख लें आप। n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो जो भी वैल्यूज हैं सैंपल फर्स्ट सैंपल मीन की और फर्स्ट सैंपल साइज और सेकंड सैंपल साइज की जो भी वैल्यूज हैं आप यहाँ पर रखें और उसके बाद उसमें से माइनस 2 कर दें, तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। वो उसी तरह टेबल से देखा जाएगा जिस तरह आप लोगों ने पहले टेबल की वैल्यूज देखी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। एक छोटा सा केस है रिगार्डिंग स्टडीज। रिसर्च जो है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आता है, और ये एक अदद ऐसा डेटा है जो मैंने खुद गैदर किया है अपने स्टूडेंट से। मैं आपके सामने रखूंगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कंप्यूटेशन वगैरह सब उसकी कर लेंगे। तो स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग, ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। डू स्टूडेंट हु क्रैम। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि क्रैम क्या होता है? यकीनन ज़्यादातर को पता होता है, लेकिन कुछ को नहीं मालूम होता। मैं बता दूं आपको, ये क्रैमर्स वो होते हैं जो बिल्कुल 11th आवर पर स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करते हैं। जब एग्ज़ाम की रात आ जाती है या उससे कोई 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उन्हें होश आता है, अरे भाई कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो एकदम बैठ जाते हैं वो पढ़ने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट ज़ाहिर है वो रट्टे वाले होते हैं। और दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं जो स्पेस आउट करते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ उन्हें टाइम अपनी स्टडीज़ को देते हैं और स्टडी इस तरह से अपनी परसू करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई सिग्निफिकेंस पाई जाएगी ग्रेड्स के अंदर? यकीनन लोग क्रैम करते ज़रूर हैं, लेकिन मानते भी हैं इस बात को कि जो स्पेस आउट करने वाले लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर ही होती है। तो इसी तरह सिंस आई एम ए टीचर,
और मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स से हूँ, तो मुझे अब अंदाज़ा हो गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ड्यूरिंग माई टीचिंग, और जब मैं असेसमेंट कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट है जिसकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ इसने क्रैम किया है या इसने स्पेस आउट किया है। अब ये ना पूछे कोई भी कि मुझे कैसे पता चलता है, लेकिन एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, एज एन एक्सपीरियंस टीचर ये मुझे मालूम है, मेरे जैसे और भी टीचर्स को पता चल जाता। अब मैंने स्पेस आउट वालों की कॉपीज निकाली, क्रैम वालों की सॉरी, और 10 कॉपीज मैंने चेक की और उसके बाद उनका एवरेज मार्क्स मैंने देखे तो वो आए 73। उनके मार्क्स में आने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एस लिखा हुआ है, S1 कर लें आप इसे, S1 जो आया वो 8 मार्क्स का आया। और इसी तरह दूसरे ग्रुप की जिन्होंने स्पेस आउट किया था उनकी स्टैटिस्टिक्स, उनकी मैंने 15 की कॉपीज चेक की, 15 स्टूडेंट निकले स्पेस आउट वाले, और उनकी कॉपीज जब मैंने चेक की तो उनका एवरेज आया 84, और उनके दरमियान स्टैंडर्ड डिविएशन जो है S2, यहाँ पर S2 लिख लें आप, S2 has been found 5 मार्क्स। तो एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, दूसरा इनका एवरेज रेज्ड है। तो अगर आप समरी स्टैटिस्टिक्स को देख के डिसीजन लेंगे तो यकीनन यही डिसीजन लेंगे कि जो क्रैमर्स हैं, क्रैम वाले जो हैं, उनके परफॉर्मेंस कम है, उनकी परफॉर्मेंस बिलोअर देन दोज है जो स्पेस आउट कर रहे हैं। लेकिन याद रखें जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की बात कर रहे होते हैं तो कभी भी समरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता। इसके लिए हमें बाकायदा प्रोसीजर रन करना होगा जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर अब आप लोग ये वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल के मुझे दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। जी जनाब, सिंस द फॉर्मूला ऑफ टी इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। तो अब वो वैल्यूज सारी की सारी मैंने भी पुट कर दी हैं, आप लोगों ने भी पुट कर दी होंगी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को पॉज करके आंसर भी निकाल लिया होगा। तो इससे सबसे पहले ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जीरो कैसे आया। चूंकि मैं जी टेस्ट पढ़ा चुका हूं आपको, लिहाजा हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता देता हूं। एच नॉट की जो स्टेटमेंट होती है वहां से ये निकल के आता है। फिलहाल μ1 माइनस μ2 जो है वो जीरो है, और बाकी मैंने x1 बार x2 बार s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर n1 n2 सब पुट कर दिया। तो व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज द आंसर ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स इज माइनस 3.8729। अब टी स्टैटिस्टिक्स तो आ गई, व्हाट इज द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी? अब टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो है उसके अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको जिस तरतीब में रखने हैं वो तरतीब ये बन रही है। अल्फा बाई 2 इज 0.025, उसके बाद 10 प्लस 15 यानी n1 प्लस n2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 23। नाउ ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल, बजाय इसके कि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू करें, आप पॉज करके टेबल से वैल्यू निकाल के लाएं और अपने पास लिख लें, उसके बाद आप देखें वैल्यू क्या आ रही है। यकीनन जो आपने वैल्यू निकाली है वही वैल्यू मैंने भी निकाली है, इट इज 2.069। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी? क्रिटिकल रीजन की, क्रिटिकल रीजन की स्टेटमेंट बनेगी वी विल रिजेक्ट एच नॉट, सॉरी इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस। ओके सॉरी, ये माय बैड, ये मुझसे गलती हुई है। हम स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे कि वी विल एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन our t statistic value has been found within the bound of plus minus 2.069। यही बनी ना स्टेटमेंट। तो डिसीजन क्या बनेगा आपका? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिख लिया होगा, लेट मी हेल्प यू आउट एज वेल। सिंस द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विच इज माइनस 3.8729 is lying beyond the bound of plus minus 2.069, therefore we will reject H naught and conclude that the performance of those, अब ये मेरी स्टेटमेंट है, आप भी अपनी स्टेटमेंट रिसर्च की चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। we conclude that performance of those who spaced out has been researched out as significantly better than those who cram। और ये क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा शेर है, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। तो इतना टाइम मेरे पास इस वीडियो में नहीं है कि मैं आपको उसकी तशरीह सुना सकूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग तशरीह तक पहुंच गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें फर्दर टेस्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा।